ठीक है। रेजोनेंस में होता क्या? रेजोनेंस इन्वॉल्व द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। रेजोनेंस होता है, उसमें क्या होता है? डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। अब ये वर्ड क्या है? डीलोकेलाइजेशन। अगर कोई चीज लॉक्ड है, वो हिल नहीं सकती, वो मूवेबल नहीं है, उसको क्या कहते हैं? लोकेलाइज। अगर वो मूवेबल है, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, तो उसको क्या कहते हैं? डीलोकेलाइजेशन। तो यहाँ पे मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि पाई बॉन्ड और लोन पेयर ये मूवेबल है, ये मूव कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डीलोकेलाइजेशन। मतलब रेजोनेंस क्या है? पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों को मूव करना एक जगह से दूसरी जगह, उसको क्या कहते हैं? रेजोनेंस। रेजोनेंस इज इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर मतलब अगर कोई आपके पास कोई एक सिस्टम है, तो उसमें ही रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा। ये कोई सिस्टम ए है, ये कोई सिस्टम 2 है, तो सिस्टम ए और सिस्टम बी, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन दोनों के बीच में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इंट्रामोलिकुलर रेजोनेंस। मतलब ए में भी हो रहा है, मतलब इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, लेकिन दोनों में नहीं हो रहा है, दोनों में एक दूसरे के साथ नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इंट्रामोलिकुलर रेजोनेंस। तीसरा है रेजोनेंस डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। रेजोनेंस से क्या होता है? जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। अगर हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तो हमारी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? सिस्टम की इंक्रीज होती जाती है। इसलिए चौथा पॉइंट लिखा भी क्या है? रेजोनेंस इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी एंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। आई बात समझ में कि अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की डिक्रीज्ड हो रही है तो उसकी स्टेबिलिटी अपने आप इंक्रीज हो रही है। आई बात समझ में? फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि ड्यूरिंग द रेजोनेंस कार्बन की वैलेंसी मैक्सिमम कितनी होती है? 4। नाइट्रोजन की वैलेंसी सबसे मैक्सिमम कितनी होती है? 4। मतलब कार्बन और नाइट्रोजन नेवर पेंटावेलेंट एंड ऑक्सीजन नेवर टेट्रावेलेंट, क्योंकि ऑक्सीजन की सबसे मैक्सिमम वैलेंसी भी कितनी है? 3। मतलब वो ट्राइवेलेंट हो सकता है ऑक्सीजन, लेकिन टेट्रावेलेंट नहीं हो सकता। इसलिए क्या लिखा है? कार्बन एंड नाइट्रोजन नेवर पेंटावेलेंट एंड ऑक्सीजन नेवर टेट्रावेलेंट। ये पॉइंट देखते हुए आगे सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है कि ड्यूरिंग द रेजोनेंस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम possess नेगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम possess पॉजिटिव चार्ज। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट देख लिया। अब मान लो हमारे पास ये ए है, ये बी है, दोनों के बीच में ये बॉन्ड है, ये मार्कर है, ये बॉन्ड है, ये ए है, ये बी है। अब ये ए है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है विद कंपेयर टू बी। अब दोनों के बीच में ये बॉन्ड बना कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे दोनों ने। मतलब मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच में, ठीक है, ये बॉन्ड है, ये ए ये बी है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये बॉन्ड बनाया है, ठीक है। अब मान लो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है विद कंपेयर टू बी। ओके, तो जो दोनों बीच में इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ जाएंगे? वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। मतलब ये जो ए है ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट हम पहले लेक्चर में देख गए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसकी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के बीच में है सेंटर में, वो किसकी तरफ मूव हो गए? ए की तरफ। मतलब जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन मूव हो गए वो कैसा होता जाएगा? ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा। और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं वैसा बी, वो कैसा होता जाएगा? पॉजिटिव होता जाएगा। इससे क्या लिखा? हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ए पॉजेस नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो उसकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण उसकी तरफ मूव हो रहा है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था हमारा बी, वो क्या होता जाएगा? पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा, ठीक है। चलो ये मैं आपको पॉइंट समझा दूं।
ये फिफ्थ पॉइंट कहता क्या है कि नाइट्रोजन पेंटावेलेंट नहीं हो सकता। देखो एक एग्जांपल, नाइट्रोजन, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन, मान लो ये डबल बॉन्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज। आई बात समझ में? नाइट्रोजन की वैलेंसी चेक करो, 1 2 3 4, मतलब नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। समझ रहे हो? तो नाइट्रोजन टेट्रावेलेंट है, पेंटा नहीं है। पेंटा मतलब 5 वैलेंसी, टेट्रा मतलब 4 वैलेंसी। 4 वैलेंसी है, मतलब अभी ये करेक्ट है। अब ये देखो, इसमें वैलेंसी देखो नाइट्रोजन की 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंटावेलेंट, और हमने पहले कह दिया कि नाइट्रोजन नेवर पेंटावेलेंट, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब ये देखो, ये तीसरा स्ट्रक्चर देखो, क्या ये पॉसिबल है? वैलेंसी काउंट करो, 1 2 3 4, बिल्कुल है, मतलब ये सही है, क्योंकि यहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये टेट्रावेलेंट तो हो ही सकता है। कार्बन और नाइट्रोजन टेट्रावेलेंट हो सकते हैं, लेकिन पेंटावेलेंट कभी नहीं, और ऑक्सीजन हमारा कभी टेट्रावेलेंट नहीं हो सकता। ये पॉइंट समझ में आ गया? अब ये देखते हैं सिक्स्थ वाला, कि वो क्या कहता है। ये क्या कहता है कि ड्यूरिंग द रेजोनेंस द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम possess नेगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम possess पॉजिटिव चार्ज। देखते हैं, ये तो हमने कल ही किया। इसको क्या कहते हैं? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोनिल। अब देखिए कार्बोनिल में 2 एटम है, एक है कार्बन, एक है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जो ऑक्सीजन है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। क्योंकि हमने क्या कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि उसकी साइज डिक्रीज हो रही है। जब लेफ्ट से राइट जाएंगे साइज डिक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो पहले कार्बन आता है कि ऑक्सीजन? पहले कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है। मतलब हम कहां से कहां आए? लेफ्ट से राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की, विद कंपेयर टू कार्बन। मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, कार्बन की है 2.5। ठीक है, अगर इसकी 2.5 है, इसकी 3.5 है, तो हमारा 6th नंबर का रूल क्या कहता है कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम possess नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा? कार्बन ये O नेगेटिव, और जिसके पास इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो क्या पोजेस कर लेगा? पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में? ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन ऐसा कभी भी मत करना। कार्बन, ऑक्सीजन, यहां भी नेगेटिव चार्ज, यहां भी नेगेटिव चार्ज, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि दोनों नेगेटिव चार्ज पोजेस करते हो ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों नेगेटिव चार्ज कैरी करते हो वैसा जरूरी नहीं है। और इसकी जगह अगर आप इसको पॉजिटिव बना दो, ये भी पॉसिबल नहीं है। दोनों पॉजिटिव भी नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव भी नहीं हो सकते। ठीक है, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमेशा होता है। हो गई ये बात? अब देखते हैं देखिए सी डबल बॉन्ड सी, ये इसकी 2 वैलेंसी हो गई। अब इसमें देखो, इसमें ना ये नहीं हो सकता सी डबल बॉन्ड सी,
है ना। अगर ये बॉन्ड को हटा दूं और इसकी जगह अगर मैं रख दूं यहां भी पॉजिटिव चार्ज, यहां भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब ये देख लो, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये देख लो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉसिबल है। आई बात समझ में कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है और क्या क्या पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, मान लो ये बॉन्ड इस तरफ मूव किया, इस बॉन्ड ने इस तरफ मूव किया, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूर हुई, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉसिबल है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। नेगेटिव नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है। आइए देखते हैं कि रेजोनेंस कौन सी टाइप से पॉसिबल है। सबसे पहला है रेजोनेंस इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। ये आपको दे दिया हमने C डबल बॉन्ड C, मान लो यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ये यहाँ पे CH 2 3 और यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इसमें रेजोनेंस कैसे होगा। इस कार्बन पे क्या है पॉजिटिव, इस कार्बन की इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कार्बन। और यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन भरे पड़े उसके पास ना, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, अब इसको जरूरत है तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो C H H C, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, ये तो CH2 था ही। जैसे ही ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी वो क्या हो गई, फुलफिल हो गई। यहाँ पे फुलफिल हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, क्योंकि ये जो बॉन्ड था, पाई बॉन्ड था, वो इस कार्बन से उठ के यहाँ पे शिफ्ट हुआ, मतलब यहाँ पे क्या जनरेट हुई, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन थे, यहां से हमने इलेक्ट्रॉन उठा के यहां रख दिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जनरेट हुई, तो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में कि कैसे क्या करना है। एक और एग्जांपल देखिए, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये पाई बॉन्ड कहां मूव करेगा, यहां जहां जरूरत है वहां जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या क्या बन जाएगा, देखो यहां डबल बॉन्ड आ गया, तो यहां से यहां मूव कर गए, तो इस पे डेफिशिएंसी जनरेट होगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड तो यहां पे था ही। ठीक है, अब क्या होगा, अब इस पॉजिटिव चार्ज को किसी भी तरह से फुलफिल कर सकती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या हम दे सकते हैं कहीं से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जी बिल्कुल। देखिए हमारे पास एक और पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, यहां से यहां मूव कर जाएगा, मतलब फिर से ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फुलफिल हो जाएगी, और क्या बन जाएगा, देखो ये डबल बॉन्ड यहां तो था ही, ये यहां पे जनरेट हुआ और यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में, यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये है डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में रेजोनेंस कैसे होता है। और सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या कहा था, रेजोनेंस इन्वॉल्व डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। वही बात अब समझते, देखो मैंने कर दिया डीलोकेलाइजेशन, अगर समझ में नहीं आया तो देख लो। ये पाई बॉन्ड यहां पे ये पाई बॉन्ड यहां पे था, ठीक है, यहां से ये पाई बॉन्ड यहां मूव हुआ तो ये बन गया,
और यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो, मतलब ये पाई बॉन्ड को क्या कह सकते हैं, मूवेबल। मूवेबल मतलब डीलोकेलाइज। तो रेजोनेंस किसे कहते हैं कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, फिर ये बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये भी डीलोकेलाइज्ड है, ये भी मूवेबल है, तो ये भी मूव करके यहां पे आ गया। तो ये दोनों पाई बॉन्ड क्या थे, डीलोकेलाइज्ड, और दोनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हुए, मतलब जो पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होता है वो ऑलवेज 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 डीलोकेलाइज्ड पाई बॉन्ड होता है, तभी वो पार्टिसिपेट कर पाता है। अगर यहाँ पे डी ये बॉन्ड लोकेलाइज्ड होता और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फुलफिल नहीं कर पाता, तो यहाँ पे वो मूव ही नहीं करता, मतलब यहां से आगे फिर रेजोनेंस ही नहीं जाता। लेकिन ये पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज्ड है, इसको मूव करा सकते हैं, मतलब ये क्या है, रेजोनेंस कहते हैं इसको। ठीक है, तो आगे अगला देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ये मिलते हैं।